देश की पहली आदिवासी यूनिवर्सिटी के रूप में प्रतिष्ठापित जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा के इस प्रांगण में महान स्वतंत्रता सेनानी भैरवलाल जी काला बादल के 105वें जन्म जयंती समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय श्री शिवदास जी मीणा साहब से विशेष निवेदन करेंगे कि पधारें और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय शिवदास जी मीणा साहब जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान श्री रामकेश जी एमएलए गंगापुर सिटी, श्री लक्ष्मण जी विधायक बस्सी, श्री आरडी मीना जी जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन, श्री टीकाराम जी सहित मंच पे विराजमान मान्य गणों को और मंच के दूसरी तरफ इस हॉल में विराजमान आप सभी महानुभावों को तथा जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जिन तक ये बात पहुंचेगी मीडिया के थ्रू, उन सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और विशेष रूप से श्री आरडी मीना जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आपके बीच आकर आप लोगों से मिल पाऊँ। जहाँ तक मैं पहुँच पाया उसका मुख्य कारण रहा ये समाज और शिक्षा। नहीं तो हमारे सीनियर कॉलेज के सीनियर श्याम जी बैठे हुए हैं, मेरे बॉस हैं, कई बार गांव विजिट किए हैं। मैं छोटा सा गांव बेगमपुरा, वहाँ से जाके तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य का मुख्य सचिव बनना और बिना किसी जो कहते हैं ना सो कॉल्ड पहुँच, बिना किसी पहुँच के वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, जब पहले जैसे हमारी पहले मुख्यमंत्री थी जयललिता जी, उनके समय में भी मैं उनका मुख्य सचिव वो प्रमुख सचिव रहा। उसके बावजूद जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भारत सरकार से मुझे वापस तमिलनाडु में बुलाकर जब ये जिम्मेदारी दी तो उसमें कहीं ना कहीं जो समाज से संस्कार मिले हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज मेरे बोलने में शायद, क्योंकि मुझे हिंदी का इतना अनुभव नहीं है, बहुत कम 35 साल में शायद एक आध बार ही इस तरह से हिंदी में कहीं बात कर पाया होगा जिस तरह से। और मेनली जब भी समाज के कुछ वहाँ भी हमारे एक दक्षिण भारत मीना समाज के नाम से एक संघ बना हुआ है तमिलनाडु में, एक आध बार उनके सामने बोलने का मौका मिला और एक आध बार जैसे आज और इससे पहले एक आध बार मौका मिला। अदरवाइज मुझे हिंदी का ज़्यादा वहाँ, क्योंकि वहाँ तो हमारे या तो अंग्रेजी या तमिल। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है कि जिसके माध्यम से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि बात विश्वविद्यालय प्रांगण में हो रही है तो मैं विश्वविद्यालय की बात करना चाहूँगा। 2013 में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है चिदम्बरम, तमिलनाडु पुदुचेरी के पास में, वो दक्षिण का मद्रास यूनिवर्सिटी के बाद सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1 जनवरी 1929 से उसकी स्थापना हुई थी और इतने सारे लोगों को उसने शिक्षा दी है दक्षिण भारत में, मेनली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। शायद ही किसी विश्वविद्यालय ने इतनी शिक्षा दी होगी पूरे देश में। उसके ये डिस्टेंस एजुकेशन के स्टडी सेंटर्स, इवन जयपुर में भी एक स्टडी सेंटर था उस विश्वविद्यालय का था। तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ें चल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो अचानक 2013 में सरकार ने डिसाइड किया कि इसका कंट्रोल, हालांकि वो स्टेट यूनिवर्सिटी थी, इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के, पर डायरेक्टली जो उसके संस्थापक थे शुरू से उन लोगों के उस परिवार के पास थी। तो सरकार ने डिसाइड किया कि इसको हमें सरकार के कंट्रोल में लेना है। तो 2013 अप्रैल में मुझे वहाँ भेजा गया प्रशासक बना के, एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो वहाँ जो वहाँ के वाइस चांसलर थे, सीनेट, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल, सारी संस्थाओं को भंग करके उन्होंने प्रेसिडेंट्स रूल जिस तरह से होता है राज्यों में, उस तरह से मुझे प्रशासक बना के वहाँ भेजा गया। मुझे कहा गया था कि 3-4 महीने की बात है, उसके बाद में आप वापस चेन्नई आ जाएंगे। लेकिन मैं वहाँ 2 साल 1 महीने और 23 दिन रहा। क्यों मुझे ये एक दिन है, क्यों इतना मैंने काउंट किया, क्योंकि एक विश्वविद्यालय को चलाना कितना मुश्किल है।
बहुत बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी थी, 39,000 स्टूडेंट और 12,500 स्टाफ थे उसमें। इतने लोगों को मैनेज करना और एक आय का जरिया चाहिए। अगर आप किसी को, जैसे टीचर्स हैं, एक तो अच्छी क्वालिटी के टीचर चाहिए, अच्छा स्टाफ चाहिए, उनको मंथली हमें जब सैलरी नहीं देंगे तो कहाँ से यूनिवर्सिटी चल पाएगी, कहाँ से कॉलेज चल पाएगा। और अगर अच्छे टीचर्स हैं तो ही हम अच्छे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे और जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। इसलिए जब मुझे ये ऑफर मिला कि यहाँ माननीय श्री भैरवलाल जी काला बादल जी की जयंती के दौरान ये यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन किया जा रहा है, तो मैंने दूसरी बार सोचा नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार सुना है कि इस तरह से इतनी गति से किसी विश्वविद्यालय की स्थापना शायद कहीं हुई हो। तो मैं देखना चाहता था सीधे आके, और मैं समझ सकता हूँ कि आर.डी. मीना जी के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। पहले तो एक विश्वविद्यालय को बनाना, इसकी स्थापना करना सब लोगों के साथ में, इसमें हालांकि अकेले उन्हीं का नहीं, लेकिन उन्होंने मार्गदर्शन किया, गाइडेंस दी, अपनी एक लीडरशिप प्रोवाइड की, और सब लोगों के साथ में, आप सब लोगों के साथ में मिलके आज बहुत सारे भामाशाहों को यहाँ सम्मानित किया गया। बट बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं कर पाए, लेकिन जैसे शुरू में फूल सिंह जी ने बात रखी थी कि हर आदमी को, मतलब कि ये नहीं कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो उतने ज़्यादा लोगों की भावनाएं उस संस्था से जुड़ेगी। तो इसमें धन की नहीं है, इसमें जो लोग अपना कंट्रीब्यूट करके जुड़ रहे हैं उनको ये रहेगा कि यस, इस यूनिवर्सिटी के लिए मैंने ये योगदान किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे तमिलनाडु में एक स्कीम है, नमक के नाम स्कीम, उसका यानी अपना काम अपने लिए, इस तरह से एक स्कीम है। तो उसमें अगर कोई भी मोहल्ले में या कोई भी कंट्रीब्यूट करता है कि हमें कोई काम चाहिए, तो उसमें आधा 1/3 पैसा वो लगाए, 2/3 सरकार दे देती है। तो उसके तहत हमने नागापट्टनम जिले में, मैं जब जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था 1998-99 में, तो हमने एक इसकी स्थापना, एक स्टेडियम बनाया। तो उस स्टेडियम के लिए लगभग, जब है ना, स्टेडियम एक ऐसी चीज़ है, आप शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी फैसिलिटी, स्विमिंग पूल भी चाहिए, इंडोर भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो जरूरत पर हमने एक पहल की। तो उस नमक के नामे के तहत में छोटा जो भी है, हर टीचर, सब, जैसे हमने सबसे ज़्यादा तबका होता है टीचर्स का, किसी भी जाएंगे तो अगर सरकारी कर्मचारियों में देखेंगे सबसे ज़्यादा होते हैं टीचर्स। तो हमने उनसे आग्रह किया कि आप सब लोग कंट्रीब्यूट कीजिए, जितना भी करें, अगर आप 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट करेंगे टू दैट एक्सटेंट हमारी जो रिक्वायरमेंट है कम होगी। तो वहाँ हर टीचर ने अपने 100 रुपया उस ज़माने में कंट्रीब्यूट किया, हर आदमी ने कंट्रीब्यूट किया। इस तरह से हमने 77 लाख रुपए नागापट्टनम में 1999 में मोबिलाइज किया। छोटी सी जगह है, बहुत ही तमिलनाडु के स्तर से देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन जब उन्होंने काम देखा, पूरा यूनिवर्सिटी किया, उसका पूरा ऑडिट वगैरह करवा के, जब मैं जिला कलेक्टर वहाँ छोड़ के आया तो पूरा उसका ऑडिट करवा के हम उनको अगले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हैंडओवर करके आए। तो इस तरह से अब जब लोग देखते हैं कि डेवलप हो रहा है, जैसे ये यूनिवर्सिटी है आपके आंखों के सामने, सब लोग देखें तो इसमें कितना काम हुआ है, तो बहुत सारे लोग जुड़ना चाहेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो, एक तरह से आंदोलन चलना चाहिए, हर गांव में आंदोलन चलना चाहिए यूनिवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए। जितना भी वो कंट्रीब्यूट करें, ये उनकी क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी, काबिलियत के हिसाब से वो लोग कंट्रीब्यूट करें। तो ये यूनिवर्सिटी, मैं आर.डी. मीना साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ से कोई एक टीम आप एक बना के भेजिए, जैसे तमिलनाडु जैसे राज्य में, कि किस तरह से वहाँ जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, या बहुत सारे, जैसे अभी हाल ही में बहुत बड़ा काम तमिलनाडु में हुआ है कि किस तरह से जो रोजगार के अवसर के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बहुत बार इंजीनियरिंग कर लेंगे हम, ग्रेजुएशन कर लेंगे, लेकिन बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। जैसा टीकाराम जी ने बात रखी कि बहुत सारे हमारे बच्चे झिझकते हैं अंग्रेजी में बात करने में या बाहर जाने में। मैं तमिलनाडु में रहा तो पिछले, जब मैं 1 साल 2 महीने मुख्य सचिव रहा, मुझे सबसे बड़ा चैलेंज रहा वहाँ सरकार प्रशासन का काम देखने का नहीं, सबसे बड़े चैलेंज रहा कि जो हमारे लोग बहुत सारे तमिलनाडु में या कहीं हैं, उनकी बहुत सारी जो रिक्वेस्ट आती है, उन रिक्वेस्ट का निदान कैसे हो, वो मेरे पास सामने सबसे बड़ा चैलेंज रहा। हमारे बच्चे जाएंगे कहीं, उनको अच्छी खासी नौकरी, जैसे बैंक में मैनेजर है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, मुझे समझ में नहीं आता कहीं बाहर जाके नौकरी करने में दिक्कत क्या हो रही है, लेकिन सबसे पहले रहता है कि बस मुझे तो यहाँ छोड़ के जैसे तैसे मैं मेरे गाँव के आसपास राजस्थान पहुँच जाऊँ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन रहता है कि वो लोग झिझकते हैं कि कैसे मैं अंग्रेजी में बात करूँ।
तो वहाँ तमिलनाडु सरकार ने किया, एक नान मुदलवन नाम से एक स्कीम चलाई, उसमें कि इस तरह से कॉलेजेस में बच्चों से पूछा जाए कि उनको कौन से, या पता किया जाए कि किस तरह के स्किल्स की ज़रूरत है। तो उस स्किल्स के लिए कुछ स्पेशल कोर्सेज, जैसे ये इंग्लिश स्पीकिंग हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड कोई कोर्स हो सकता है, तो सरकार ने अपनी तरफ से मुहिम चला के इस तरह के कोर्सेज चलाए। तो हमें चाहिए कि हम उनको स्टडी करके कि किस तरह से वो हमें हमारे इसमें यूनिवर्सिटी में यूजफुल हो सकते हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत है। दूसरी, इस यूनिवर्सिटी से 3 मैसेज जाने चाहिए। जैसा भैरोलाल काला बादल जी, उन्होंने हमेशा, जैसे उनकी आते हुए आज मैं देख रहा था कुछ इंटरनेट पे सर्च करके, तो एक आध कविताएं उनकी देखी, तो उनमें देखेंगे तो स्वतंत्रता ही नहीं, उसकी में बहुत बड़ा मैसेज जाता है सामाजिक न्याय का। पिछड़ों, गरीबों, किसानों, वंचितों की आवाज उनकी पंक्तियों से, उनकी कविताओं से उठती है। तो जब सामाजिक न्याय की अगर हम बात करते हैं तो हमें चाहिए कि जैसे तमिलनाडु जैसे राज्य में क्या हो रहा है, तो ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। ये इसी यूनिवर्सिटी से ये मैसेज हमें जाना चाहिए यहाँ से कि सामाजिक न्याय के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में, विमेंस एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरत है। एक समाज दूसरे समाज के बराबर तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे समाज के महिलाओं, पुरुषों के बराबर नहीं आएंगी। तमिलनाडु वो मिसाल है कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए वहाँ काम हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए मैं चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक टीम जाए, वहाँ का जो भी लोकल सपोर्ट चाहिएगा तमिलनाडु में, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पर हम वहाँ स्टडी करें किस तरह से वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इवन सरकार, जैसे भैरोलाल जी, काला बादल जी की कविताएं पढ़ेंगे तो मतलब कि इनमें देखेंगे तो जैसे अभी महाकवि भारतीयार हैं, वो राष्ट्रीय कवि हैं, उनके स्तर की हम देखेंगे कि जिस तरह से भाव जो व्यक्त होते हैं तो उनमें कहीं किसी तरह से कमी नहीं है। और आज भी उनकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा, आज भी वो उतनी ही आज के परिप्रेक्ष्य में उतनी ही लागू होती है जितनी उस जमाने में जब उन्होंने लिखी थी। तो उनकी कहीं मैंने ये लिखी थी, पढ़ी है, तो इससे बहुत बड़ा एकता का मैसेज जाता है, वो हमारे समाज में के लिए आज भी बहुत जरूरी है। गाडा रीजो रे मर्दाओं, थाको सारो दुख मिट जावे, अन्यायी एको कर करसी थाके ऊपर वार। आज भी हो रहा है वो, मैं नहीं बताना चाहूंगा डायरेक्टली, पर आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज को। गाडा रीजो रे मर्दाओं, थाको सारो दुख मिट जावे, अन्यायी एको कर करसी थाके ऊपर वार। तोड़ा बेड़ी गालियां धमकी वार, एको कर मल जाजो रे भारत माँ का पूत। ईश्वर था की जीत करेगा, रीजो था मजबूत। अगर हम सब लोग सब एक साथ मिलकर किसी चीज की ठान लें तो क्या नहीं कर सकते। उसकी जीती जाती मिसाल है ये विश्वविद्यालय, लेकिन इसको बहुत ज्यादा और मजबूत बनाना है, इसको आगे चलाना है। तो इसके लिए हम सब लोग एक साथ मिलके जिससे जो भी बने सब लोग करेंगे। और दूसरी चीज है, एक और मैं उनकी कविता पढ़ना चाहूँगा, उसमें भी वही जो मैंने बात कही कि किस तरह से किसानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे, किसानों, वंचितों, पीड़ितों की जो स्थिति आज है, वहाँ ये आज भी वो लागू होती है। जो उनकी जो मेन पोएम जो है उसके नाम पर उनका निकनेम भी काला बादल जो माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में रखा था। काला बादल रे अब तो बरसाते बलती आग, बादल राजा कान बिनारे सुने न माँ की बात। थारा मन की तू करे जद चाले बांका हाथ, कसाई लोग खींचता रे मर्या ढोर की खाल। खींचे हाकम हत्यारा ये करसाना की खाल, छोरा छोरी दूध बिनारे चूड़ा बिन घर नार। नाज नहीं और तेल नहीं रे नहीं तेल की धार। तो अगर इसको भी अगर गहराई से देखेंगे तो आज भी ये उतनी ही, आज के प्रतिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही लागू होती है जितना पहले था। माननीय काला बादल जी ने जिन परिस्थितियों में, जिस जमाने में, जिस गरीबी के दौरान ये सब अपनी बातें रखी, ये एक तरह से हम सबके लिए मिसाल है। श्री आर.डी. मीना जी और आप सब लोगों ने मिलके इस विश्वविद्यालय को स्थापना करने में, इसको आगे बढ़ाने में आप सब लोगों का जो योगदान रहा है वो इस समाज के लिए बहुत ही
बड़ी प्रेरणा की मिसाल है। अगर हम एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं तो छोटी छोटी जगह क्या नहीं कर सकते। मैं अपनी ओर से जो भी बन पाएगा परोक्ष अपरोक्ष रूप से तो सब कोशिश करने की मदद करने की कोशिश करेंगे। और मैं अलग से श्री R.D. मीना जी के साथ में बैठकर किस तरह से, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का मुझे अनुभव रहा है वो उस यूनिवर्सिटी का आप कहीं देखेंगे, इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे, क्या हाल थी उस यूनिवर्सिटी की। किस तरह से एक तरफ तो जैसे आपको एक तालाब में जो बहुत सारे जैसे मच्छर, वो कहते हैं ना इन्फेस्टेड विद वाइल्ड क्रिएचर्स, कि कोई मगरमच्छ जैसे उससे इन्फेस्टेड है, उस तालाब की सफाई भी करनी है और आपको सर्वाइव भी करना है। तो वैसे हालात में रह के यूनिवर्सिटी चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसी तरह से एक नया इंस्टीट्यूट शुरू करना भी उतनी ही बड़ी मुश्किल चीज़ है। हम सब लोग मिलके जो विश्वविद्यालय मैनेजमेंट हैं उसके हाथ मजबूत करें और जो भी जिससे बन पाए सब इस विश्वविद्यालय की मदद करें। और इस विश्वविद्यालय की नहीं, जहाँ भी आप जिस भी जगह रहें, बहुत सारे लोग हमारे बहुत सारे पदों पर हैं। जैसा लक्ष्मण जी ने खुला आह्वान दिया कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मुझसे कोई भी काम हो तो आप आइए, मैं आपकी मदद करूँगा जो भी बन पाएगा। तो उसी तरह से जहाँ भी हम हैं, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे कहीं राजनीति में हो, चाहे कहीं भी हो, अस्पताल डॉक्टर हो, जो भी हमसे मिल पाए, हम समाज के हमारे दूसरे साथी हैं उनकी मदद करें। सब में एकता हो तभी समाज आगे बढ़ सकता है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी मैसेज जाना चाहिए कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागें। आज भी सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है लेकिन सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, 5, 6, 7, 8 साल तक लगातार वो कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं और उतने समय में जब उनके साथ में कोई जिनको रिजर्वेशन का इतना फायदा नहीं है, अब तो खैर वहाँ भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली बात आ गई, पर वो क्या करते हैं, वो सीधे जाके अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करेंगे। अब जब 7-8 साल बाद में कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं मुश्किल से 8-10% को नौकरियां मिलती है, बाकी 90% तब सोचते हैं कि अब मैं आगे क्या करूं। तब तक अपने पेरेंट्स पूरे कर्जे में आ चुके होते हैं और जो उनके साथ का जो जनरल कैटेगरी का जिसने कोई छोटी सी दुकान ही शुरू की थी, तब तक देखें वो आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हो चुका होता है। तो हमें हमारे बच्चों को वो हमारे दिमाग से निकालना है कि सरकारी नौकरियों के बाहर भी जीवन है। ये आज निजीकरण का जमाना है, कॉरपोरेट सेक्टर का जमाना है, तो वो विश्वविद्यालय से हैं, वो मैसेज भी जाना चाहिए। इसी के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी की जो बात करते हैं, स्किल बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट वगैरह की, तो वो भी हमें करना चाहिए। ये मुझे अवसर मिला, आप सभी लोगों को, R.D. मीना जी को, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अभिवंदन करूंगा। इसी के साथ में मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवदास मीणा साहब जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि रहे। अब आइए बच्चों के सम्मान की बारी है और इससे पूर्व हमारे कुछ हेड